नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी गंगवे में। मैं हूं चंदन वर्मा और मैं पिछले दो वीडियो में आपको जनरल साइंस का चैप्टर 1 समाप्त किया, जिसमें एक लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया था। 20वां क्वेश्चन था एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसमें 4 ऑप्शन थे। यदि आप लास्ट वीडियो देखे हैं तो निश्चित ही आप कहीं ना कहीं से सर्च मार करके उसका आंसर निकाले होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं बता दूं, फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन था कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिसोनेंस यदि आपने चारों ऑप्शन देखे हैं पिछले वीडियो में तो उसमें ये भी ऑप्शन होगा, और ये एमआरआई का फुल फॉर्म में जो ये ऑप्शन में लिखा होगा वो आपका आंसर सही है। और जिन जिन लोगों ने दिया है उसको या वो अपना देख सकते हैं कि मैंने करेक्ट आंसर दिया है या नहीं दिया है। चलते हैं, अब हम यूनिट 2 के तरफ चलेंगे। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे देखते हैं। यूनिट 2 यानी चैप्टर 2 का नाम है रेसों से वस्त्र तक, यानी रेसें जो हम कपड़े पहने हैं रेसे से बने हुए हैं, और रेसों से वस्त्र तक। इस चैप्टर का क्या नाम है? रेसों से वस्त्र तक। इसमें हम कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे, कौन कौन से बिंदु पे हम चर्चा करेंगे, ये हम देखते हैं। पहला बिंदु है पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेसें। हम जानेंगे पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेसें कौन कौन से हैं। दूसरा है ऊन प्रदान करने वाले जंतु। ऊन प्रदान करने वाले जंतु के बारे में हम जानेंगे। तीसरा है ऊन तैयार करने की विधि। थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि ऊन कैसे तैयार किया जाता है। चौथा है रेशम, रेशम कीट का जीवन चक्र। चौथे पॉइंट में हम जानेंगे रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम प्राप्त करना, किस तरीके से रेशम हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद है दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व। लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व क्या क्या है, और हम किस तरीके से यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशें। पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशें कौन कौन से हैं? तो देखें, पहला है पौधे से प्राप्त रेशें। फर्स्ट पॉइंट में यहां पे देखिए पौधे से प्राप्त रेशें। तो पौधे से प्राप्त रेशे को कहते हैं पादप रेशें। याद करने योग्य बात है और समझने योग्य बात है, आप ध्यान रखिएगा। पौधे से प्राप्त रेशे को हम पादप रेशे कहते हैं। कपास से हमें रुई प्राप्त होता है, रुई से हम कह सकते हैं कि सूती वस्त्र बनता है। चलिए आगे इसके विषय में बात करेंगे। पटसन या सनई के तनों से, पटसन या सनई के तनों से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। पटसन या सनई के तनों से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। देखेंगे कैसे। ये सारे क्या है? पौधे, पौधे से प्राप्त रेशे, यानी सारे पौधे हैं। पटसन, सनई, कपास। तो कैसे हम प्राप्त करते हैं पटसन से? तो पटसन मान लीजिए ये आपका पौधा है, और कह सकते हैं, ध्यान देंगे, ये मान लीजिए पटसन का पेड़ है। तो इसका जो तना होता है, ये तना है, और इस तने में
ये जो छिलका, जो छाल होते हैं, ये हम कह सकते हैं छाल कह सकते हैं। हाँ, ये पटसन का जो पौधा है और इसमें जो ये छाल होता है, तने में छाल होता है, उसी से हमें रेशे प्राप्त होते हैं। तो क्या करते हैं, उसको काटते हैं पौधे को, फिर पानी में डालते हैं। जब हम पानी में डालते हैं तो ये तना जो है, ये तना के ऊपर जो छाल है वो पानी में छोड़ता है और फिर उसको हम पानी से बाहर निकाल करके उस छाल को निकालते हैं और उससे रेशे जो निकलते हैं। यदि किसी ने देखा है तो निश्चित ही मेरी बात को समझ रहा होगा कि किस तरीके से पटसन, भोजपुरी में पटुआ भी बोलते हैं, तो पटुआ का रेशा कैसे प्राप्त करते हैं ये आप देख सकते हैं। तो इस रेशे क्या करते हैं, पानी में डालते हैं इस पौधे को और उस छाल को हटा लेते हैं, धूप में सुखाते हैं और वो रेशे प्राप्त होते हैं। उस रेशे को हम बोलते हैं जूट का रेशा। उदाहरण के तौर पे बोरा आप देखे होंगे, बोरा या फिर गनी बैग कह सकते हैं, उनके जो रेशे होते हैं वो पटसन के रेशे होते हैं, जूट के रेशे होते हैं। चलते हैं आगे। कपास के रेशे, कपास मीन्स रुई, कपास से रुई निकलता है। अब देखते हैं कि कपास के रेशे कौन कौन से, क्या क्या कर सकते हैं, कागज, सूती वस्त्र, चादर या पर्दे बनते हैं। जो कपास से रुई निकलता है और रुई से जो रेशे बनते हैं और उन रेशों से क्या बनता है, कागज, सूती वस्त्र, चादर और पर्दे बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। जूट के रेशे, अभी मैंने बताया, क्योंकि पौधे की बात की थी, हमने पहले पढ़ा कि पौधे से प्राप्त रेशे को पादप रेशे बोलते हैं। कपास से रुई प्राप्त होता है, पटसन या सनई के तनों से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। कपास के रेशे से क्या क्या बनता है, तो यहां पे हम कह सकते हैं उपयोग। ये क्या उपयोग है, पादप रेशों का क्या उपयोग है, तो कपास के रेशे से कागज, सूती वस्त्र, चादर या पर्दे बनते हैं। जूट के रेशे से रस्सी, बोरा, दरी आदि बनते हैं। अगला हमारा है पॉइंट नंबर 2, बोला है जंतुओं से प्राप्त रेशे। जंतुओं से प्राप्त रेशे को क्या बोलते हैं, जांतव रेशे बोलते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि जंतुओं से प्राप्त रेशों को क्या बोलते हैं, जांतव रेशे बोलते हैं। अब जंतुओं से प्राप्त कौन कौन से रेशे होते हैं, तो ऊन के रेशे। देखें जंतुओं से कौन से रेशे प्राप्त होते हैं, ऊन के रेशे। और वो किस जंतु से होता है, भेड़ अथवा याक। भेड़ अथवा याक से ऊन के रेशे प्राप्त होते हैं। दूसरा है रेशम के रेशे। रेशम के रेशे किससे प्राप्त होता है, रेशम कीट के कोकून से। रेशम कीट के कोकून से। ये चूंकि दोनों जंतु हैं इसलिए ये जांतव रेशे कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ऊन से ये उपयोग क्या क्या है। उपयोग क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं ऊन, स्वेटर तथा गर्म कपड़े। ऊन से क्या बनते हैं, स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनते हैं। और रेशम के धागों से क्या बनता है, रेशमी वस्त्र बनता है। रेशमी वस्त्र बनता है, पैरासूट बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो मेनली देखा जाए तो उपयोग क्या है, जांतव रेशों के, जांतव रेशों में ऊन, स्वेटर अथवा गर्म कपड़े, रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऊन प्रदान करने वाले जंतु। ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं, देखते हैं। भेड़ है, कह सकते हैं ऊंट है, याक, बकरी के शरीर के बाल। यानी भेड़, ऊंट, याक एंड बकरी के शरीर के बाल से हमें ऊन प्राप्त होता है, या कह सकते हैं ऊन के रेशे प्राप्त होते हैं। आप देखते हो कहां पे होते हैं ज्यादा, ठंडे प्रदेशों में ज्यादातर। ठंडे प्रदेशों में भेड़, बकरी, ऊंट, याक ये ज्यादा होते हैं, या जो होते हैं उनके बालों से हम ऊन प्राप्त करते हैं। आगे ठंडे प्रदेशों में ज्यादातर, जम्मू एवं कश्मीर में अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन। जम्मू एवं कश्मीर में अंगोरा बकरी पाई जाती है और जो उससे ऊन
हम प्राप्त करते हैं उनको हम अंगोरा ऊन बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, प्रश्न आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि अंगोरा बकरी कहां पाई जाती है। आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर में। पूछ सकता है कि अंगोरा बकरी से कौन सा ऊन प्राप्त होता है, तो आपको बताना है कि अंगोरा ऊन, बकरी से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। तमाम क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आपको सामान्य ज्ञान या सामान्य विज्ञान दोनों में सेम हो सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान देने योग्य बात है। अब आगे देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में कौन से जानवर से हम ऊन प्राप्त करते हैं, तो लामा और अल्पेका जंतु। लामा और अल्पेका जंतु हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं, ये दक्षिणी अमेरिका में। तिब्बत और लद्दाख, तिब्बत और लद्दाख में कौन से जानवर से ऊन प्राप्त किया जाता है, वो याक से किया जाता है। आपको मैं बता दूं, अब क्वेश्चन आ सकता है कि तिब्बत और लद्दाख में कौन से जानवर से ऊन प्राप्त किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा याक। यदि वहां ऊंट आता है या कोई अन्य जानवर आता है तो आप समझ ले आएंगे कि वो गलत है, ठीक है। याक या याक से कौन से जगह पे ऊन प्राप्त किया जाता है, तो उस जगह का नाम तिब्बत और लद्दाख है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऊन तैयार करने की विधि। ऊन तैयार करने की विधि, इस विषय पे हम बात करेंगे। ऊन कहां से प्राप्त होते हैं ये मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया, पिछले आपने स्लाइड में देखा। भेड़, बकरी, याक, अल्पेका, ये सब जानवर हैं जहां से हम ऊन प्राप्त करते हैं। भेड़ के रेशे कहां से प्राप्त होते हैं, इसके विषय में हम जानेंगे, या ऊन तैयार करने की विधि, ऊन किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो मैं पहले बता दूं कि ये चरणबद्ध तरीके से तैयार होता है, यानी एक एक स्टेज से गुजरना पड़ता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो इस विषय पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जाने कि भेड़ के रेशे, यानी ऊन तैयार करने की विधि में हम भेड़ के रेशों को लेकर के ऊन तैयार करेंगे। और उनका विधि क्या होगा, तो भेड़ के रेशे, दाढ़ी के रूखे बाल, उनके दाढ़ी के रूखे बाल भी हम छील सकते हैं या निकाल सकते हैं रेशेस बनाने के लिए, या त्वचा पर स्थित तंतुरूपी मुलायम बाल, हम क्या करते हैं, उनके शरीर पे जो बाल होते हैं उनको मशीन के या सीजर, कैंची के माध्यम से निकाल लेते हैं और उसको किस विधि से, यानी किस चरणबद्ध तरीके से तैयार करते हैं, यानी ऊन बनाते हैं, आगे देखते हैं। तो चरण वन में, यानी स्टेज 1 भेड़ों के बालों की कटाई। फर्स्ट स्टेज में ऊन बनाने के लिए सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, आप दिमाग से सोच सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भेड़ों के बालों की कटाई, स्टेज 1 में सबसे पहले यही काम होगा। उसके बाद स्टेज 2 में जाते हैं। स्टेज 2 में, तो स्टेज 2 में स्टेज 2 को बोलते हैं अभिमार्जन। स्टेज 2 को क्या बोलते हैं, अभिमार्जन। अभिमार्जन में क्या करते हैं हम लोग, रेशों को पानी की टंकी में धोना। जो रेशेस या बाल जो निकाले हैं हमने भेड़ से, बकरी से या जानवर से, जो कि ऊन बनाने के लिए, तो यहां पर हम चूंकि भेड़ के बारे में बता रहे हैं कि भेड़ के ऊन कैसे बनाए जाते हैं, भेड़ के बाल के, तो देखते हैं अभिमार्जन, रेशों को पानी की टंकी में धोना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशों को पानी की टंकी में धोते हैं। फिर क्या करते हैं, चिकनाई, धूल और गर्त निकालना। फिर हम क्या करते हैं, चिकनाई, जो भी उसमें गंदगी, चिकनाई जो भी है, उसके बाद धूल है अथवा गर्त, हम क्या करते हैं, निकालते हैं। वो अभिमार्जन का ही। अभिमार्जन मशीनों द्वारा, अभिमार्जन क्या है, मशीनों द्वारा। पहले हाथ के द्वारा होता था, अभी अभिमार्जन मशीनों द्वारा भी होता है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, हाथों के द्वारा भी हो सकता है और मशीनों के द्वारा भी हो सकता है। अभी के युग में अभिमार्जन मशीनों के द्वारा हो रहा है। आगे देखते हैं चरण 3, स्टेज 3,
स्टेज थर्ड हमने क्या किया, पहले बाल काट लिया चरण 1 में, चरण 2 में अभिमार्जन किया, मतलब कि हमने उसको पानी की टंकी में धोया, चिकनाई धूल गर्द जो भी गंदगी थी निकाला, या तो हाथों के द्वारा निकाला या फिर मशीन के द्वारा। तीसरा क्या है, चरण 3 में छटाई। चरण 3 है छटाई। अभिमार्जन के बाद छटाई क्या करते हैं, अभिमार्जन के बाद, यानी सेकेंड स्टेज, सेकेंड 2 के बाद जो थर्ड स्टेज में छटाई होता है, लंबाई के आधार पे, चिकनाई के आधार पे, हल्केपन के आधार पर, आप कह सकते हैं हल्केपन के आधार पे, यानी जो बाल का हमने पहले दूसरा स्टेज पार किया, पानी में धोया, अब उसको हम छांट रहे हैं, हल्का बाल, लंबा बाल, चिकना बाल, इस तरीके का हम क्या करते हैं, छटाई कर लेते हैं। छटाई के बाद हम चलते हैं, पहले अभी हाथों से छटाई होता था, आजकल हाथ एवं मशीन दोनों से। ध्यान देंगे कि चरण 3 में छटाई हाथ और मशीन दोनों से होता है, चरण 2 में भी अभिमार्जन हाथ और मशीन दोनों से होता है। चलिए आगे चरण 4 में देखते हैं। चरण 4 में हम देखते हैं, चरण 4 बोलता है कताई। ठीक है, कताई में चरण 4 है कताई। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखाते हैं, छोटे छोटे कोमल एवं फूले हुए रेशों ऊन के धागे के रूप में कताई। देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं, वर्डिंग तो समझ में नहीं, आप सोचे ये क्या है, तो सीधा लिख देना चाहिए था, नहीं, एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। चरण 4 में, स्टेज 4 में, स्टेज 4 को बोलते हैं कताई। हम कताई करते हैं। कताई में अभिमार्जन से प्राप्त रेशे, यानी सेकेंड स्टेज के बाद जो थर्ड स्टेज भी कर लेते हैं, हम छटाई कर लेते हैं, उनसे प्राप्त रेशों को क्या करते हैं, सुखाते हैं। फिर छोटे छोटे एवं फूले हुए रेशों, छोटे छोटे एवं फूले हुए रेशों को सुखाने के बाद रखते हैं। वही होता है ऊन के रूप में प्राप्त हो जाता है, यानी ऊन जैसा बन जाता है, कह सकते हो बाल इस तरीके का बनता है। फिर ऊन या उन रेशों का हम कताई करते हैं। कताई आप लोगों ने देखे, उसके बाद कताई करते हैं, किस तरीके से काटा जाए, किस तरह से रखा जाए, किससे क्या किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा है, अगला पॉइंट है चरण 5, स्टेज 5। स्टेज 5 ये है रंगाई। चौथे चरण में आपने क्या किया, कताई किया, काट लिया, कितना छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, हल्का चाहिए, मोटा चाहिए, इस तरीके से। छटाई के बाद कटाई किया, कटाई के बाद अब हम करेंगे रंगाई। ये ऊन बनाना है, ऊन बनाने के लिए हम आगे करेंगे रंगाई। सफेद, काले, भूरे रंग, विभिन्न रंगों में रंगाई। जो सफेद भेड़ के जो बाल निकलते हैं, जो हम बाल निकालेंगे, वो या तो सफेद होगा, भूरा होगा, काला होगा। नीला भेड़ तो आपने देखा नहीं होगा, या फिर एकदम से पीला भेड़, एकदम से लाल खतरनाक भेड़, जो एकदम से मतलब खतरा हो, उस तरीके का भेड़ तो आपने देखा नहीं होगा। लेकिन जो उनसे ऊन प्राप्त होते हैं, या जो हम ऊन के रेसेस, जो स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, या कपड़े पहनते हैं जो ऊन वाला, आपने देखा होगा कि वो लाल, पीला, नीला, हरा, विभिन्न रंगों के होते हैं। तो हम स्टेज 5 में उन के रेशों, जो रेशे निकले हैं कताई के बाद, उनको क्या करते हैं, विभिन्न रंगों में हम रंगाई करते हैं, रंगते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, रंग बिरंगी रेशे आपस में उलझते हैं, तो रंगाई करते हैं। उसके बाद उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूं, आप समझ सकते हैं। एक बकेट लिया, पहले हमने चरण 1 से मैं समझाता हूं। चरण 1 आपने बाल काट लिया भेड़ का। चरण 2 उसको आप पानी में धो लिया। चरण 3
छटाई कर लिया कि ये ऐसे करने हैं। चरण 4 कटाई कर लिया कि हाँ भाई इतना ही बड़ा चाहिए, छोटा। चरण 5 में हम रंगाई कर रहे हैं, तो हम एक बकेट लेंगे, उसमें रंग रहता है या फिर अलग अलग तरीके हैं। तो उन रंगों में हम क्या करेंगे, उस बाल को डालेंगे, उन रेसेस को डालेंगे। उन रेसे को डालने के बाद हम मिलाएंगे, भाई हर एक बाल उस रंग का हो जाए, हर एक रेसा उस रंग का हो जाए। तो जब हम मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपस में उलझेंगे। समझिए, हम लास्ट 5 है, उसके बाद 6 स्टेज है। तो 5वें स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, रंगाई, रंग बिरंगी। यदि मैं नीला लेना, नीले रंग में उसको घोल घोल करके बकेट में और ऐसे घुमा के घोल रहे हैं, या मशीन के द्वारा भी हम यदि रंग रहे हैं, तो पक्का है कि वो जो रेसेस हैं आपस में उलझेंगे। तो यही बोलता है कि रंग बिरंगी रेसे आपस में उलझेंगे। यदि अलग अलग रंग एक ही साथ डाल दिया, 4-5 रंग, और हमें अलग अलग चाहिए, तो उलझ जाएगा। आगे देखते हैं चरण 6 यानी स्टेज 6 में ऊनी धागा बनाना। तो जब लास्ट स्टेज है हमारा, उस पे हम क्या करते हैं, रंगाई के बाद हम ऊनी धागा प्राप्त करते हैं। अब 6 स्टेज में क्या करेंगे, रंगाई के पश्चात सुलझाकर सीधा करना। हम क्या क्या होता है, रंगाई के पश्चात उसको सुलझा करके सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद लंबे रेसे को काटकर, देखिएगा, लंबे रेसों को काटकर स्वेटर के बुनाई वाला ऊन, छोटे छोटे रेसों को काटकर ऊनी वस्त्रों के लिए। जो लंबे रेसेस निकलेंगे मशीन के द्वारा, जो रंगाई किया हो, तो लंबे लंबे रेसेस निकलेंगे, वो स्वेटर को बनाने के लिए भेज दिया जाता है, या स्वेटर बनाने में उपयोगी होते हैं। और जो छोटे छोटे रेसेस होते हैं वो वस्त्र कपड़े बनाने में काम आते हैं, ऊनी कपड़े। चलते हैं आगे, देखते हैं भेड़ों की संख्या, यानी बता रहे हैं कि भेड़ों की संख्या किस हिसाब से कौन से देश का क्या है। तो भेड़ों की संख्या चीन जो है फर्स्ट नंबर पे है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पे भारत है। भेड़ों की संख्या के आधार पर आप पूछ सकता है कि प्रथम देश कौन सा है, तो आप जो आंसर टिक मारेंगे या आंसर देंगे वो चीन है। तीसरे नंबर पर कौन है, भारत है। दूसरे नंबर पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। अब एक और है पॉइंट, गुणवत्ता के आधार पर न्यूजीलैंड की मरीनो भेड़, ये बोला है कि गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का ऊन कौन से भेड़ से प्राप्त होता है, ये समझना है, ये बता रहे हैं। तो गुणवत्ता के आधार पर न्यूजीलैंड की मरीनो भेड़, न्यूजीलैंड की मेरिनो भेड़ से जो प्राप्त ऊन के रेशे होते हैं वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो प्रश्न आ सकता है कि सबसे उच्च क्वालिटी का भेड़ का रेसेस कौन से भेड़ से प्राप्त होता है, वो होगा मेरिनो भेड़। और जहां कहां पाए जाते हैं, तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये जानने योग्य बात है। आप नेक्स्ट है, अगला है रेशम। इसमें इतना जस्ट लिखा हुआ है रेशम। अब हम पढ़ेंगे रेशम के बारे में, ठीक है। रेशम क्या है, रेशम एक प्राकृतिक रेशा है, ये एक प्राकृतिक रेशा है, और रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम का आविष्कार चीन में हुआ था। पहले नंबर पर चीन है, भारत 13% वर्ल्ड का, यानी विश्व का 13% जो है भारत रेशम का उत्पादन करता है, रेशम का उत्पादन करता है, ठीक है। आपका रेशम का उत्पादन करता है। इस पे एक चीज, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि रेशम क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है और रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। हम आगे बताएंगे कीट का कोकून कैसे, रेशम कीट का कोकून कैसा होता है। रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो रेशम का आविष्कार चीन में हुआ था, और पहले नंबर पे चीन है रेशम उत्पादन के क्षेत्र में। आप कह सकते हैं कि रेशम उत्पादन के क्षेत्र में पहले नंबर पर चीन है, ठीक है। और जो भारत जो है 13% वर्ल्ड का, विश्व का जो है रेशम उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है रेशम कीट का जीवन चक्र। हम आपको बता रहे हैं कि रेशम क्या है, एक जंतु है और इससे प्राप्त रेशम के जो रेशे होते हैं वो जानता हूं रेशे कहलाते हैं, ये समझने योग्य बात है। आगे देखते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र, किस तरीके से हम रेशम प्राप्त करते हैं, उनका क्या जीवन चक्र होता है वो जानते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने भेड़ों के बारे में पढ़ा, तो भेड़ तो आप लोगों ने देखा ही होगा या बकरी देखा ही होगा, उनका जीवन चक्र आपको बताने की जरूरत नहीं है। रेशम कीट का जीवन चक्र बताते हैं। रेशम कीट सहतूत, अरंडी, ओक आदि पे पाले जाते हैं। रेशम के कीट जो होते हैं सहतूत, अरंडी, ओक के पेड़ पे पाले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कि मादा रेशम अंडे सफेद रंग का लार्वा, जो मादा रेशम होती है वो अंडे देती हैं और उससे सफेद रंग का लार्वा निकलता है, जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सफेद रंग का लार्वा क्या कहलाता है, रेशम द्वारा सफेद रंग का लार्वा उत्पादन क्या कहलाता है। तो आप सीधे बोल सकते हैं कैटरपिलर। ठीक है, कैटरपिलर इल्ली या लार्वा कोमल पत्तियों को खाते हैं। उस लार्वा को हम इल्ली भी बोलते हैं। तो इल्ली या लार्वा कोमल पत्तियों को खाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा पेड़ों पे, आम के पेड़, पीपल या बरगद के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, तो कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि जो पत्ते होते हैं वो उस पे एक लाइन जो है सफेद रंग का एक लाइन बना रहता है। कह सकते हैं इस तरीके से सफेद रंग का लाइन बना रहेगा, या फिर वो खाया हुआ रहेगा, यानी वो या तो उस पार्ट में वो नहीं रहेगा। क्या रहेगा, ये पार्ट नहीं रहेगा यहां से यहां तक। तो इल्ली अथवा लार्वा कोमल पत्तियों खाते हैं। इल्ली अथवा जो लार्वा होते हैं कोमल पत्ती हैं, जो पत्तियां हैं उनके पार्ट को खा जाते हैं। या आपने देखा होगा पीपल के जो पत्ते होते हैं उसमें छेद छेद होता है, वो ऐसा नहीं है वो रेशम के कीट नहीं खाए हैं, उसी तरीके के कीट होते हैं रेशम के कीट, जिसे जो पत्तियों खा जाते हैं। आम के भी देखा होगा, बरगद के भी पेड़ होते हैं जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनमें क्या है, छिद्र होता है या फिर एक पार्ट से खाए रहते हैं। आगे देखते हैं, तो खा जाते हैं। 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके अगले चक्र में प्रवेश करते हैं। पहले तो देखते हैं 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके वो अगले चक्र में वो प्रवेश कर जाते हैं। हम क्या करते हैं, ओक, सहतूत, अरंडी के पेड़ों पे जाकर के तो रखते हैं, मतलब पालते हैं, और वो 4 से 6 हफ्ते में अगले चक्र में वो चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, कह सकते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगला चक्र क्या होता है देखते हैं। लार्वा अंग्रेजी संख्या 8 के आकार में आगे से पीछे की ओर गति करते हैं। लार्वा क्या करता है, 8 के आकार, देखिएगा 8 का ये आकार है, ये 8 के आकार में, जिससे लार्वा जो निकल रहा है या लार्वा जो है वो 8 के आकार का होता है। ये इस तरीके से आगे पीछे गति करते हैं, ऐसे 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 वो अपना छोड़ते रहते हैं, लार्वा छोड़ते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो लार्वा अंग्रेजी संख्या 8 के आकार में आगे से पीछे की ओर गति करते हैं। वो एक लसदार, देखिए लसदार पदार्थ हवा के संपर्क में आने पर सूख करके रेशम के रेशों में बदल जाता है। जो लार्वा था वो 8 के आकार में ऐसे ऐसे गति करते, वो छोड़ते रहते हैं लार्वा। ठीक है, वो लार्वा छोड़ते रहते हैं। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, तो ये 8 का आकार का है, ये आगे पीछे ऐसे छोड़ते रहते हैं, मतलब चलते रहते हैं 8 के आकार का। ठीक है, ये लसेदार, तो वो क्या करते हैं,
और एक लसेदार पदार्थ या झिल्ली नुमा पतला सा, या आपने पेड़ों पे देखा होगा कि एक सफेद सा रेसेस की तरह चला हुआ दिखेगा। आप कोई पत्ता लेके देखिएगा, या कभी देखा होगा, या नहीं है तो कभी जाकर के आप देखिए, तो जो पत्ते होते हैं पीपल के, आम के, या बड़े बड़े जो पेड़ों के पत्ते होते हैं, उस पे ऐसे सफेद रंग का ऐसे लाइन नुमा चला रहता है। वो क्या है, हवा के संपर्क में, पहले जो निकलता है वो कह सकते हैं लस्सेदार होता है, गीला होता है, हवा के संपर्क में, धूप के संपर्क में आने पे वो क्या होगा, सूख जाता है। तो आगे देखते हैं, लसदार पदार्थ हवा के संपर्क में आने पर सूखकर रेशम में बदल जाता है। आप देखिए क्या करते हैं, ये 8 के आकार से आगे पीछे चल रहा है, और फिर इसके बाद ये क्या है, एक ऐसा छोड़ भी रहा है। ये 8 के आकार से ऐसे घूमते घूमते क्या कर रहा है, ये लसदार पदार्थ निकाल रहा है। ये आगे पीछे यहां से मान लीजिए यहीं से निकाल रहा है, ठीक है। तो यहां से ये लसदार पदार्थ निकाला है, और वो जो हवा के संपर्क में आ रहे हैं वो सूखते जा रहे हैं, वही रेशम के रेसेस हैं, वही रेशम के रेसेस हैं। अब लार्वा प्यूमा में चेंज हो जाते हैं, लार्वा जो है प्यूमा में चेंज हो जाते हैं, जो कि गोलाकार संरचना में बंद होता है। प्यूमा गोलाकार रचनाओं को, प्यूमा युक्त गोलाकार रचनाओं को कोया अथवा कोकून कहते हैं। अब देखिए क्या बोला है कि लार्वा प्यूमा में चेंज होते हैं। लार्वा जो होगा वो छोड़ता रहेगा, जो 8 के आकार से छोड़ते छोड़ते, वो जो रेशम के कीड़े हैं 8 के आकार से लार्वा छोड़ता रहेगा, या कह सकते हैं कि वो आगे पीछे मतलब होते रहते हैं वैसे। अब मैं किस तरीके से बताऊं, मान लीजिए ये रेशम का कीट है, और यदि यहां से ये लार्वा छोड़ रहा है तो ये इस तरीके से घूमता रहता है कि ये 8 के ऐसे बनते रहेंगे। ये जहां जाकर के 8 ऐसे, यहाँ पे मान लीजिए ये बन गया 8, ये बन गया, ये बन गया, मतलब इस तरीके से 8 8, मैंने एक पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट से जुड़ते जुड़ते क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये एक प्यूमा बन जाएगा, इसको बोलते हैं प्यूमा। ये क्या होगा, गोलाकार संरचना में एक प्यूमा बन जाएगा, जिसमें वो रहने के लिए क्या करते हैं, वो कीट जो है समझिए कि रहने के लिए अपना घर बना रहा है। कोई भी जानवर, कोई भी जंतु, जैसे कि कोयल कह सकते हैं, कौवा कह सकते हैं, या फिर आपके तोता हो गए, पैरेट हो गया, आपके चील हो गए, या जो भी जानवर हैं, जो भी पक्षी हैं, अपने रहने के लिए घोंसला बनाते हैं। उसी तरह से जो रेशम के कीट हैं वो लार्वा छोड़ते हैं, 8 के आकार से छोड़ते छोड़ते वो क्या करेंगे, इसी तरीके से घेरा बनाएंगे अपने रहने के लिए, वो उसमें रहने के लिए बना रहे हैं, जिनको हम प्यूमा बोलते हैं। समझिएगा, वो प्यूमा जो है उसके अंदर वो रहने के लिए तो गोलाकार होता जाता है वो रेशम, और वो जो छोड़ रहे हैं वो हवा के संपर्क में आने पे, वो पहले लसेदार रहता है, गीला रहता है, हवा के संपर्क में आने पे या फिर धूप में आने पे वो सूखता जाता है, यानी टाइट होता जाता है, और टाइट होते 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 इस तरीके का गोलाकार हो जाता है कि वो उसमें रहने के लिए, मतलब उसमें रहते रहते ही वो छोड़ते रहते हैं, वो बनते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो प्यूमा बन गया। प्यूमा गोलाकार संरचना में बंद होता है, प्यूमा युक्त गोलाकार रचनाओं को कोया या कोकून कहते हैं। ये जो है कोया या कोकून है, ये क्या है, कोया या कोकून है। उदाहरण के तो ये हम सीधे कह सकते हैं कि ये जो है कोया है, कोया मतलब ये वाला बॉर्डर, और ये रेशम कीट है, ये क्या है, वो कोया है, कोया या कोकून, और ये जो है अंदर जो है वो रेशम कीट है, ठीक है। उस रेशम कीट, और ये जो ये कोया है, ये कोकून भी बोलते हैं, इस कोकून से ही हमें रेशम कीट प्राप्त होते हैं। तो अब क्या हुआ कि जब हम उसको, उसने अपना लार्वा छोड़ा या फिर इस तरीके का संरचना अपना घर बनाया,
तो जब हवा के संपर्क में आया तो सीधे टाइट हुआ, कह सकते हैं कड़ा हो गया। उसके अंदर जो है, अंदर जो है उसके अंदर जो है रेशम का कीट रहने लगा, आप कह सकते हैं। आगे देखते हैं तो रहने लगा। अब भी आगे उसको कोकून बोलते हैं, कह सकते हैं उसका गुफा, उसका घर कह सकते हो आप एक उदाहरण के तौर पे। अंत में रेशम कीट, अंत में रेशम कीट हाँ, अंत में क्या बोलता है, अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकलते हैं एवं नया जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। मैंने बताया कि जो कोकून था वो उनका घर था और रहने के लिए लार्वा छोड़ते गए और उसके अंदर रहने लगे। इनका ये जीवन चक्र है। अंत में वो रेशम कीट कोकून को, रेशों को काटते हुए बाहर निकलते हैं एवं नया जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकलते हैं एवं नया जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया था कि जो है इसके अंदर रेशम कीट रहते हैं और वो उसको फाड़ते हैं और वो बाहर निकलते हैं। वो उनका घर है, कह सकते हैं अंडे, अंडे कह सकते हैं किसी नए सिरे ये जो रेशम का कीट है वो लार्वा छोड़ छोड़ करके वो इस तरीके से बना है। आगे देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा क्या होता है। रेशम कीट के एक कोकून से कोया 300 मीटर से 900 मीटर लंबा रेशम धागा, देखिए रेशम कीट के एक कोकून से यानी कोया से कितना मीटर बन सकता है, तो 300 से लेकर के 900 मीटर रेशम का धागा बन सकता है। अब यही आप कहीं और देखेंगे तो 500 से 1100 बोलेगा, कहीं 1000 से 400 से 1000 बोलेगा, 600 से 1200 बोलेगा। ऐसा नहीं करना है, आपको याद रखना है कि रेशम कीट के कोकून से यानी कोया से 300 मीटर से लेकर के 900 मीटर लंबा रेशम धागा प्राप्त होता है। 1 किलोग्राम रेशम के लिए लगभग 5500 कोकून, यानी 5500 कोकून जो होगा, यदि उसके हम रेशम के लिए यूज करें तो जो वो 1 किलोग्राम के बराबर रेशम प्राप्त कर सकते हैं। 1% रेशम के वयस्क कीट को नए जीवन चक्र के लिए छोड़ देते हैं। अभी तक आपने जीवन चक्र पढ़ा पिछले पॉइंट में, तो पिछले पॉइंट में जीवन चक्र के बारे में आपने देखा तो एक चीज वहां पे आया था कि रेशम के कीड़े जो है अगले चक्र में जब जाने के लिए अपने कोया को तोड़ करके बाहर निकलते हैं और अपना नया जीवन चक्र स्टार्ट करते हैं। तो उदाहरण के तौर पे यदि 1000 कोया बना है तो उसमें से हम इसका 1% जो है 100 से भाग दे देंगे यहाँ पे 10, यानी 10 जो है 10 कोकून के कीड़े को, यानी रेशम के कीड़े को या कोकून को रख लेते हैं। बाकी के जो भी हैं उनको हम गर्म पानी पे, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि उनको क्या करते हैं, उस कोकून को क्या करते हैं। इसके अंदर रेशम कीड़ा है, ये मान लीजिए कोकून है, तो उनको क्या करते हैं, यानी रेशम कैसे बनाई जाती है। इससे पहले था कि रेशम कीट का जीवन चक्र क्या है। उसके बाद मैंने बताया कि एक कोकून या जो भी है 1 किलोग्राम रेशम कैसे प्राप्त होता है, और 1% कोकून को हम अगले जीवन चक्र में जाने के लिए छोड़ देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि रेशम के रेसेस कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उस पर 20 क्वेश्चन कराएंगे इस चैप्टर पे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें 20 क्वेश्चन होंगे। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको भी समझिए, और अगला वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से रेशम के रेसेस बनाए जाते हैं और उनका उपयोग क्या है, कहाँ उससे क्या क्या बनते हैं, और दैनिक जीवन में भी क्या क्या उपयोग है रेशम कीट से जो रेशम के रेसेस बने हैं उससे किस तरीके से रेशमी वस्त्र बनाया जाता है। तो इसके साथ ही मैं ये है, इसके विषय में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।